Act 1, Scene 2. Enter Portia with her waiting woman Nerissa. Portia. By my troth, Nerissa, my little body is weary of this great world. By my troth यानी by truth, Nerissa. अब पोर्शिया क्या बोल रही है नेरेसा को कि आई स्वेयर यू बाय माई ऑनर, यानी मैं सच कसम खा के बोलती हूँ नेरेसा, दैट माई लिटिल बॉडी इज सिक ऑफ दिस ग्रेट वर्ल्ड। मैं अपने लाइफ से थक चुकी हूँ, मैं अपने लाइफ से बोर हो चुकी हूँ। नेरेसा. You would be sweet, madam, if your miseries were in the same abundance as your good fortunes are. अब नेरेसा देखो कितना इंटेलिजेंट बात बोल रही है। नेरेसा उसको बोल रही है कि यू वुड सर्टेनली बी सिक ऑफ दिस वर्ल्ड, स्वीट लेडी, इफ योर मिसफॉर्चून्स वेर एज प्लेंटिफुल एज योर गुड फॉर्चून्स आर। बोले कि यू वुड बी स्वीट मैडम, बोले कि आप अपने लाइफ से बोर नहीं होती अगर आपके लाइफ में जितना अबंडेंस है, जितना गुड फॉर्च्यून्स है, उतना ही अगर मिसफॉर्च्यून्स भी होता आपके लाइफ में तो आप अपने लाइफ से बोर नहीं होती। येट फॉर ऑट आई सी दे आर एज सिक दैट surfeit with too much as they that starve with nothing. अब नेरेसा बोल रही है मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने अपने लाइफ में देखा है कि जिन लोगों के पास बहुत कुछ होता है वो लोग अपने लाइफ से बोर हो जाते हैं, या फिर जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता है वो लोग अपने लाइफ से हार मान जाते हैं। तो सबसे बेस्ट पोजीशन नेरेसा के हिसाब से है मिडिल पोजीशन। इट इज नो मीन हैप्पीनेस देयरफॉर टू बी सीटेड इन द मीन superfluity comes sooner by white hairs but competency live longer. अब यहाँ पर नेरेसा क्या बोलना चाह रही है? नेरेसा बोल रही है कि मैंने जो ऑब्जर्व किया कि जो मिडिल पोजीशन है वो सबसे बेस्ट होता है। जिन लोगों के पास सब कुछ होता है वो अपने लाइफ से बोर हो जाते हैं, या जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता वो लोग अपने लाइफ से हार मान जाते हैं। इट इज नो स्मॉल बिजनेस देयरफॉर टू बी इन द मिडिल पोजीशन, यानी इसलिए मिडिल पोजीशन में होना सबसे अच्छा होता है। दोज हु हैव टू मच ग्रो ओल्ड सूनर, बोली जिनके पास बहुत कुछ होता है वो जल्दी ओल्ड हो जाते हैं, और दोज हु हैव नीदर टू मच नॉर टू लिटिल हैव लॉन्गर लाइफ, और जिनके पास बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है और बहुत कम भी नहीं होता है वो लोग ज़्यादा लंबा लाइफ जीते हैं। पोर्शिया. गुड सेंटेंसेस एंड वेल प्रोनाउंस्ड. पोर्शिया बोल रही है कि तुमने बहुत अच्छा बात बोला और बहुत अच्छे तरीका से बोला। नेरेसा. इट वुड बी बेटर इफ वेल फॉलोड. बोले कि मैंने तो अच्छा से बोला पर अगर आप मेरा बात को अच्छा से फॉलो करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। पोर्शिया. इफ टू डू वेयर एज ईजी एज टू नो वॉट वेयर गुड टू डू, chapels had been churches and poor men cottages, princes palaces. अब पोर्शिया बोल रही है कि दुनिया में जानना बहुत आसान होता है कि क्या सही है और क्या गलत, पर जानने के बाद उस पर अमल करना उतना ही डिफिकल्ट होता है। इट्स नॉट ईजी कि क्या सही है क्या गलत जानने के बाद हम उस पर उतना ही आसानी से अमल भी कर पाए। ठीक है, तो समझ में आया क्या बोल रही है कि दुनिया में ये जानना बहुत आसान होता है कि क्या सही है क्या गलत, पर उस पर अमल कर पाना ये उतना ही मुश्किल काम होता है। अगर हम लोग जाना हुआ चीज पे उतना ही अच्छा से अमल कर पाते तो स्मॉल प्लेसेस ऑफ वर्शिप, यानी जो चैपल्स है, छोटा छोटा मंदिर जैसा या छोटा छोटा चर्च जैसा, वो आज बहुत बड़ा चर्च हो गया होता। और पुअर मैन जो कि आज गरीबी में रह रहे हैं वो लोग प्रिंसेस के पैलेस में रह रहे होते। इट इज़ गुड डिवाइन दैट फॉलोज हिज ओन इंस्ट्रक्शन। बोला कि ये बहुत ही अच्छा इंसान या प्रीस्ट होता है वही अपना टीचिंग्स को, अपने इंस्ट्रक्शंस को खुद फॉलो कर पाता है। आई कैन ईजियर टीच 20 वॉट वेयर गुड टू बी डन
देन टू बी वन ऑफ द 20 एंड टू फॉलो माइन ओन टीचिंग। पोर्शिया बोल रही है मैं आसानी से 20 लोगों को पढ़ा सकती हूँ, प्रीच कर सकती हूँ और ये बता सकती हूँ कि व्हाट इज गुड टू बी डन, पर अगर मुझे बोला जाए कि उस 20 में तुम अपने आप को शामिल कर लो और जो टीचिंग आप दूसरा को दे रहे हो उसको खुद भी फॉलो करो, तो वो मेरे लिए आसान नहीं होगा, वो किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। क्लियर? द ब्रेन may devise laws for the blood, but a hot temper leaps over a cold decree. Such a hair is madness, the youth to skip over the meshes of good counsel and cripple. But this reasoning is not the fashion to choose me a husband. अब पोर्शिया देखो क्या बोल रही है, वो बोल रही है कि मैंस इंटेलेक्ट और रीजन मे मेक लॉज टू कंट्रोल हिज पैशंस एंड इमोशंस। बोला कि इंसान जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जिनका जो ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो लोग बहुत सारे कारणों की वजह से अलग अलग कानून बनाते हैं, अलग अलग लॉज बनाते हैं, जिससे कि हम लोग अपने पैशन को, अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाए। बट अ यंग मैन ऑफ अ हॉट स्पिरिट, ठीक है, पोशिया क्या बोल रही है, बट अ ब्लड बट अ हॉट टेम्पर, यानी जो यंग मैन जो हॉट टेम्पर के होते हैं, यंग हॉट स्पिरिट के होते हैं, लीप्स ओवर अ कोल्ड डिक्री। लीप्स ओवर अ कोल्ड डिक्री मतलब डज नॉट केयर फॉर द लॉज लेड डाउन बाय द कोल्ड रीजन। वो लोग उस एक्सपीरियंस लोगों के बात नहीं सुनते हैं और उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि हमारे बड़े लोग जो नियम बनाए हैं, जो लॉज बनाए हैं, वो क्यों बनाए हैं। ठीक है, हम लोग के भी यहाँ भी हम लोग देखते हैं, हम लोग के मम्मी पापा हम लोग को बहुत कुछ करने से मना करते हैं, पर कभी कभी हम लोग को समझ में नहीं आता है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, और इसीलिए हम लोग बहुत बार उनका बात नहीं सुनते हैं, बात उनका नहीं मानते हैं। सच अ हेयर इज मैडनेस, द यूथ टू स्किप ओवर द मैसेज ऑफ अ गुड काउंसिल, द क्रिपल। तो वो बोल रही है पोशिया कि ऐसे लोग जो होते हैं, जो अपने बड़ों का बात नहीं मानते हैं, ये यूथ मैडनेस होता है। It is like a rabbit that must run fast and jump over threads and knots of good advice, which are like cripple. यानी ये लोग, पोर्शिया लॉज और रूल्स को थ्रेड की तरह बोल रही है और यंग लोगों को रैबिट से कंपेयर कर रही है। वो बोल रही है कि जो यंग रैबिट लोग होता है, यंग लोग जो होते हैं रैबिट के जैसे होते हैं, और जो थ्रेड्स उनको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, जो नॉट, जो गांठ बांधा गया है, वो उस गांठ को खोल के, उस गांठ को क्रॉस करके आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं, लाइक अ क्रिपल। बट दिस काइंड ऑफ रीजनिंग इज नॉट द फैशन टू चूज मी अ हस्बैंड। पर वो बोल रही है, पर इस तरह का दिस काइंड ऑफ थिंकिंग अबाउट यूथ, ब्लड एंड गुड एडवाइस इज नॉट द राइट वे ऑफ चूजिंग अ हस्बैंड फॉर माई सेल्फ। पर उसके पापा ने भी कुछ नियम बना रखा है उसके हस्बैंड को चूज करने के लिए, और उसको समझ में नहीं आ रहा है, ये रीजन नहीं समझ में आ रहा है। वो अपने पापा का बात मान रही है और ये विश्वास कर रही है कि उसके पापा ने जो बनाया है कहीं ना कहीं कुछ सही बनाया होगा, पर उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसके पापा ने ऐसा क्यों बनाया, इसके पीछे कारण क्या है, उसके पापा का क्या लॉजिक है, ये पोर्शिया को समझ में नहीं आ रहा है। ओ माई लक, अब वो क्या बोल रही है, वो थोड़ी सी निराश हो गई है, थोड़ी डिप्रेस हो गई है, और वो बोल रही है, ओ माई लक, द वर्ल्ड चूज, I may neither choose whom I would nor refuse whom I dislike. अब पोर्शिया को देखो, एक यंग लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि वो कितनी टेंशन में होगी, क्योंकि उसके पापा ने कुछ ऐसा नियम बनाया है कि वो अपने मर्जी से अपने हस्बैंड को चूज नहीं कर सकती। कोई भी लड़का जो कि उस पापा, उसके बनाए हुए उसके पापा के बनाए हुए गेम में या लॉटरी में जीतेगा, पोर्शिया को उसी से शादी करना होगा। अब पोर्शिया बन के सोचो तो कितना टेंशन का बात है कि मैं कैसे विश्वास कर लूं कि जो लड़का उस लॉटरी में जीत जाएगा वो मेरे लिए सही होगा। तो ये पोर्शिया के मन में बहुत ही टेंशन चल रहा है, क्योंकि देखो क्या बोल रही है, ओ मी द वर्ल्ड चूज। वर्ल्ड चूज यानी मैं दूसरों को नहीं चूज कर रही हूँ, दूसरा मुझे चूज कर रहा है, द वर्ल्ड चूज। आई मे नीदर चूज हुम आई वुड नॉर रिफ्यूज हुम आई लाइक।
बोले कि ना मैं जिसको पसंद करती हूँ उसको मैं चूज भी नहीं कर सकती, और जिसको मैं डिसलाइक करती हूँ उसको मैं रिजेक्ट भी नहीं कर सकती। मान लो पोर्शिया किसी एक लड़के को बहुत डिसलाइक करती है, किसी कारण से वो इस गेम में लॉटरी में जीत गया, तो पोर्शिया को उसी से शादी करना होगा। अब ये पोर्शिया को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा मैं कैसे करूं, उतना मुझ में हिम्मत कैसे आए। सो इज द विल ऑफ अ लिविंग डॉटर कर्व्ड बाय द विल ऑफ अ डेड फादर। तो बोल रहे इस तरह से कि एक यंग लड़की का, डॉटर का जो मर्जी है, इन दिस वे द विल ऑफ अ लिविंग डॉटर हैज बीन गवर्न्ड बाय द विल ऑफ अ डेड फादर। यहाँ पर देखो पन है विल वाले वर्ड में, यहाँ पर दो विल है। पहला विल जो है वो पोर्शिया का मर्जी है, और दूसरा विल जो है उसके पापा का जायदाद है। तो वही बोल रही है, द विल ऑफ अ यंग डॉटर, लिविंग डॉटर हैज बीन गवर्न्ड बाय द विल ऑफ अ डेड फादर। तो यहाँ पर विल मतलब जायदाद, उसके पापा का ने जो विल बना के गए हैं, वो विल पोर्शिया के मर्जी को गवर्न कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। इज इट नॉट हार्ड नेरेसा दैट आई कैन नॉट चूज वन और रिफ्यूज नन। अब वो बोलिए नेरेसा, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ये जो मेरे पापा ने विल बना के गए हैं वो कुछ ज्यादा ही कड़ा, बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्ट रूल है, क्या ऐसा होना चाहिए था? अब देखो नेरेसा क्या रिप्लाई देती है। योर फादर वॉज एवर वर्चुअस and holy men at their death have good inspirations. Therefore, the lottery that he hath devised in these three chests of gold, silver, and lead, whereof who chooses his meaning chooses you, will no doubt never be chosen by any rightly but one who shall rightly love. अब नेरेसा देखो क्या बोल रही है, योर फादर वॉज एवर वर्चुअस। तुम्हारे पापा बहुत ही नोबल इंसान थे और बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान थे, यानी होली पर्सन थे थ्रू आउट हिज लाइफ। एंड होली मैन हैव गुड इंस्पिरेशन एट द टाइम ऑफ देयर डेथ। और कहा जाता है कि जो होली मैन लोग होते हैं, उन लोग के मरते समय उनको भगवान की तरफ से बहुत अच्छे और सही इंस्पिरेशंस आते हैं, जिससे उनके परिवार को कोई तकलीफ ना आए। Therefore, the lottery that he had devised in the three chests of gold, silver and lead, बोल रहे इसीलिए there must be some good in the lottery of the casket, according to which, यानी लॉटरी ऑफ कैस्केट जो उसके पापा ने विल में बना के गए हैं, उसका रूल क्या है, according to which one selects the right casket out of gold, silver and lead becomes your husband। यानी उस तीन कैस्केट है, एक गोल्ड का, एक सिल्वर का और लेड का। इस तीनों कैस्केट में जो इंसान राइट कैस्केट को चूज करेगा वो ही पोर्शिया का हस्बैंड बनेगा। दिस इज द रूल। ही मस्ट हैव डन इट इन सच अ फैशन। तो बोल रही है नेरेसा बोल रही है, पोर्शिया तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा ने इसको इस तरीका से किया होगा। ही मस्ट हैव डन इन सच अ फैशन that one who chooses the right casket loves you sincerely। यानी उनका बनाया हुआ सोच के वजह से देखना ऐसा ही होगा कि वही इंसान तुम्हारे को चूज करेगा जो इंसान तुमसे सच्चा प्यार करता है, और जो तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता है वो तुम्हारे को चूज करेगा ही नहीं, वो उस राइट कैस्केट को चूज ही नहीं कर पाएगा। बट वॉट warmth इज देयर इन योर अफेक्शन towards and of these princely suitors that are already come। तो ये बोलने के बाद अब नेरेसा पोर्शिया से पूछ रही है कि अब ये बताओ कि तुम्हारा अभी जो प्रिंस लोग आए हैं उनके बारे में तुम्हारा ओपिनियन क्या है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दोस प्रिंस हु हैव ऑलरेडी अराइव्ड एंड वांट टू टेक पार्ट इन द गेम ऑफ कैस्केट। एक एक करके अपना ओपिनियन बताओ। ये कौन बोल रहा है? ये पोर्शिया को नेरेसा पूछ रही है। Portia, I pray thee, overname them, and as thou namest them, I will describe them, and according to my description level at my affection। अब पोर्शिया बोल रही है, देखो मेरे को सबका नाम तो याद नहीं है, तुम एक एक करके सबका नाम मेरे से पूछते जाओ, मैं अपना ओपिनियन उनके बारे में तुम्हें बताती जाऊंगी, एंड मेरे डिस्क्रिप्शन के हिसाब से तुम समझ जाना
कि मुझे वो लोग कितने पसंद है या कितने नापसंद है। तो नेरेसा पहले बोलती है द फर्स्ट देयर इज अ नेपोलियन प्रिंस, यानी सबसे पहला वो किसका नाम लेती है, नेपोलियन प्रिंस का। अब देखो पोर्शिया का ओपिनियन क्या है उसके बारे में। ए दैट अ क्लॉट इंडीड, यस ही इज अ हॉर्स, क्लॉट का मतलब हॉर्स ही इंडीड, फॉर ही डॉथ नथिंग बट टॉक ऑफ हिज हॉर्स एंड ही मेक्स इट अ ग्रेट एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब एडिशन टू हिज ओन गुड पार्ट्स, गुड पार्ट्स का मतलब है गुड क्वालिटीज, दैट ही कैन शू हिम हिमसेल्फ, शू हिम मतलब ये जो घोड़ा लोग को जूता पहनाते हैं ना, उन लोग का नाल बांध, नीचे लोहा का नाल बांधना होता है वही। आई एम मच अफ्रेड माई लेडी हिज मदर प्लेड फॉल्स विद अ स्मिथ। अब पोर्शिया देखो क्या बोल रही है, ए दैट अ क्लॉट इंडीड, वो तो एक घोड़ा के बराबर है, फॉर ही डॉथ नथिंग बट टॉक ऑफ हिज हॉर्स, क्योंकि उसको और कुछ नहीं आता, वो दिन भर सिर्फ अपने घोड़ा का ही बात करते रहता है। और वो बोलता है कि मेरा जो गुड क्वालिटीज है उसमें एक गुड क्वालिटी ये है कि मैं अपने घोड़ा को जूता खुद पहना सकता हूँ। तो ऐसा प्रिंस पोर्शिया को नहीं चाहिए, नहीं तो उसको लगता है कि वो दिन भर खाली घोड़ा का बात करते करते उसका लाइफ खराब कर देगा। नेरेसा इज देर देन देर इज द कंट्री पैलेंटाइन। अब दूसरा जो है वो कौन है, कंट्री पैलेंटाइन, द रूलर ऑफ कंट्री इन जर्मनी, यानी जर्मनी में जो कंट्री है उसका राजा। अब देखते हैं उसके बारे में पोर्शिया का क्या ओपिनियन है। ही डॉथ नथिंग बट फ्राउन, बोले कि उसको और कुछ नहीं आता, खाली गुस्सा होना आता है। एज हु शुड से एंड यू विल हैव नॉट मी, चूज ही हियर्स मेरी टेल्स एंड स्माइल्स नॉट। चूज ही हियर का मतलब दिया हुआ है दैट वॉट यू लाइक, ही हियर्स मेरी टेल्स एंड स्माइल्स नॉट, आई फियर he will prove the weeping philosopher when he grows old. Being so full of unmannerly sadness in his youth, I had rather be married to a death's head with a bone in his mouth than to either of these. God defend me from these two fellow. अब पोर्शिया देखो क्या बोल रही है, he doth nothing but frown, उसको गुस्सा होना के अलावा और कुछ नहीं आता। As who should say, and you will not have me, चूज मी हियर टेल्स। और वो बोलता है द एक्सप्रेशन इन हिज फेस मीन्स दैट इफ आई डू नॉट मैरी हिम आई विल बी अ लूजर, मतलब उसको एटीट्यूड इतना ज़्यादा है कि उसको लगता है कि अगर वो गेम ऑफ कैस्केट में हार गया तो उसका नहीं, हार मेरा होगा, मेरा किस्मत खराब है कि मेरा उससे शादी नहीं हो रहा है। आई फियर ही विल प्रूव अ वीपिंग फिलोसोफर व्हेन ही ग्रोज ओल्ड। अब वो क्या बोल रही है कि अगर उसको अच्छा से अच्छा चुटकुला भी सुनाया जाए या कहानी भी सुनाया जाए तो भी उसके चेहरा में स्माइल नहीं आता है। और पोर्शिया को डर है कि वो जब बुढ़ा हो जाएगा तो सिर्फ रोता हुआ, ही विल बी अ वीपिंग फिलोसोफर, वो एक मेलनकॉनी पर्सन, एक सैड पर्सन बन के रह जाएगा। बीइंग सो फुल ऑफ अनमैनरली सैडनेस, अनमैनरली मतलब अनसुइटेबल सीरियसनेस, बिना किसी बात पे वो सीरियस रहता है और उसको हंसना आता ही नहीं है। आई हैड रैदर बी मैरिड टू डेथ्स हेड, पोर्शिया बोल रही है इन लोगों से शादी करने से अच्छा तो मैं किसी मरा हुआ इंसान से शादी कर लूँ विथ अ बोन इन हिज माउथ देन टू ईदर ऑफ दिस। गुड डिफेंड मी फ्रॉम दिस टू। नेरेसा हाउ से यू बाय द फ्रेंच लॉर्ड मॉन्सियर लेवन। तो बोल रही है अब तुम्हारा फ्रेंच लॉर्ड मॉन्सियर लेवन के बारे में क्या ओपिनियन है। तो ये देखो फ्रेंच लॉर्ड कौन है, थर्ड नंबर है। सबसे पहला नेपोलियन प्रिंस था, दूसरा कंट्री पैलेंटाइन यानी किंग ऑफ जर्मनी, और तीसरा अब नेरेसा पूछती है तुम्हारा फ्रेंच लॉर्ड के बारे में क्या ओपिनियन है। पोर्शिया बोलती है गॉड मेड हिम देयरफॉर लेट हिम पास फॉर अ मैन। बोले भगवान ने उसे इंसान बनाया है तो कम से कम इंसान तो बोलना ही पड़ेगा, वरना मेरे ओपिनियन में तो वो इंसान भी कहलाने लायक नहीं है। इन ट्रुथ आई नो इट इज सिन टू बी मॉकर, बट ही why he hath a horse better than Napoleon, a better bad habit of frowning than a country palatine। बोल रही है कि मेरे को पता है किसी का इस तरह से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये सिन है, पर मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ।
बट ही इज लाइक दैट ओनली, मतलब उसके हिसाब से वो इंसान वैसा ही है. ही डज नॉट डिजर्व टू बी कॉल्ड अ मैन. In fact, I know it is sin to make fun of somebody, but he really is a strange fellow. Undoubtedly, he has a horse better than the one belonging to the Napoleon prince. वो बोलिए उसके पास जो हॉर्स है वो नेपोलियन प्रिंस से बेटर है. एंड बैड हैबिट ऑफ फ्राउनिंग देन द कंट्री पैलेंटाइन, यानी उसका घोड़ा नेपोलियन प्रिंस से बेटर है और गुस्सा के मामले में तो वो कंट्री पैलेंटाइन से भी ज्यादा गुस्सा करता है. ही इज एवरी मैन इन नो मैन, मतलब बोल रही है हिज फ्राउन इज वर्स देन द काउंट. ही हैज गॉट डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ डिफरेंट मैन, येट ही डज नॉट हैव द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ मैन. उसके पास हर अलग अलग इंसान का अलग अलग क्वालिटी मिक्स किया हुआ है, पर एक कंप्लीट इंसान बनने के लिए जो इंडिविजुअलिटी चाहिए होता है वो उसके पास नहीं है. इफ अ थ्रॉसल अ सिंग ही फॉल्स स्ट्रेट अ कैपरिंग. इफ अ थ्रॉसल, थ्रॉसल का मीनिंग दिया हुआ स्ट्रॉन्ग थ्रश और अ मैविस. इफ अ थ्रॉसल अ सिंग, तो पोशिया क्या बोल रहे हैं, इफ अ थ्रॉसल अ सिंग ही फॉल्स स्ट्रेट अ कैपरिंग. स्ट्रेट अ कैपरिंग का मतलब है स्टार्ट्स डांसिंग, यानी उसका बोलने का मतलब यह है कि इफ ही लिसन्स टू द सॉन्ग ऑफ अ थ्रॉसल ही स्टार्ट्स डांसिंग, तो वो नाचने लगता है अचानक से. ही विल फेंस विथ हिज शैडो. फेंस का मतलब दिया हुआ है ही विल फाइट विथ हिज शैडो, वो अपना शैडो से भी लड़ाई करने लगता है पागलों के जैसा. इफ आई शुड मैरी हिम आई शुड मैरी 20 हस्बैंड्स. बोले कि उसका हालत ऐसा है कि उसमें 20 अलग अलग इंसान का अलग अलग क्वालिटीज मिक्स किया हुआ है. तो इफ आई विल हैव टू मैरी हिम, अगर मेरा शादी उससे हो जाता है तो आई विल हैव अ नंबर ऑफ हस्बैंड्स. आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ ही डिसलाइक्स मी एंड रिफ्यूज मी. तो क्या बोल रही है, आई शुड मैरी 20 हस्बैंड इफ ही वुड डिस्पाइज मी, अगर वो मेरे से शादी करने से मना कर देता है, अगर वो बोल देता है कि नहीं मुझे पोर्शिया पसंद नहीं है, आई वुड फॉरगिव हिम. फॉर इफ ही लव्स मी टू मैडनेस आई शुड नेवर रिक्वाइट हिम. आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ ही डिसलाइक्स मी एंड रिफ्यूज मी टू मैरी मी. अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रिटर्न हिज वार्म लव. क्योंकि मेरे लिए अच्छा होगा अगर वो मुझसे शादी करने से मना कर दे, क्योंकि मैं उससे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी. नेरेसा, व्हाट से यू देन टू द फैल्कन ब्रिज द यंग बैरन ऑफ इंग्लैंड. बोलिए अब तुम्हारा फैल्कन ब्रिज जो कि इंग्लैंड का से आया है उसके बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है. पोर्शिया, यू नो आई से नथिंग टू हिम. तुम जानती हो मैं उससे कोई बात नहीं कर पाती हूं या नहीं करती हूं. फॉर ही अंडरस्टैंड्स नॉट मी नॉर आई हिम. बोल रही है क्यों बात नहीं करती हूँ, क्योंकि उसको मेरा लैंग्वेज समझ में नहीं आता, मेरे को उसका लैंग्वेज समझ में नहीं आता. ही हैथ नीदर लैटिन फ्रेंच और इटालियन एंड यू विल कम इन टू द कोर्ट एंड स्वेयर दैट आई हैव पुअर पेनी वर्थ इन इंग्लिश. अब पोशिया बोल रही है ही हैथ मतलब बोला कि उसको लैटिन फ्रेंच या इटालियन कुछ नहीं आता है. ही नोज नीदर लैटिन नॉर फ्रेंच नॉर इटालियन, यानी पोर्शिया को 3 भाषा आता है, लैटिन फ्रेंच और इटालियन, पर उस इंग्लैंड का बैरन को ये तीनों भाषा नहीं आता है. एंड पोर्शिया बोल रही है और नेरेसा तुम मेरे बिहाफ में कोर्ट में आके कसम खा के बोल सकती हो कि मेरा इंग्लिश कितना अच्छा है. यानी पोर्शिया बोलना चाहती है मुझे इंग्लिश का ABC भी ठीक से नहीं आता है और उसे इटालियन फ्रेंच या लैटिन नहीं आता है, तो हम लोग दोनों में तो किसी तरह का कोई कॉन्वर्सेशन पॉसिबल ही नहीं है. He is a proper man's picture. He is a proper man's picture, but also who can converse with a dumb show. बोले कि वो इंसान अच्छा है और देखने में एक जेंटलमैन है, पर दिक्कत का बात यह है कि मैं उस डम इंसान के साथ कैसे बात करूं जिसके साथ कन्वर्सेशन करना एकदम पॉसिबल ही नहीं है. हाउ ऑडी ही इज सूटेड. हाउ ऑडी का मतलब दिया हुआ है ही इज स्ट्रेंजली सूटेड का मतलब दिया हुआ है ड्रेस्ड. वो बहुत अजीब किस्म का ड्रेसिंग करता है.
आई थिंक ही बॉट हिज डबलेट का मैंने दिया हुआ कोट इन इटाली, ही रोज होस इन फ्रांस, होस का मतलब दिया हुआ है ब्रीचेस इन फ्रांस, एंड बेनेट यानी हैट इन जर्मनी, एंड हिज बिहेवियर एवरीवेयर। पोशा बोल रही है मेरे को बहुत अजीब लगता है उसका ड्रेसिंग स्टाइल, हाउ स्ट्रेंजली ही ड्रेसेस हिमसेल्फ। आई थिंक ही गॉट हिज कोट फ्रॉम इटाली, हिज ब्रीचेस दैट इज टाइट ट्राउजर्स for riding the horse, वो that is from France, his hat is from Germany, and so far as his behavior is concerned it appears that he has learned different manners from different countries he has visited। यानी ऐसा लगता है वो बहुत अलग अलग कंट्री विजिट किया है और उसका जो बिहेवियर है सारे अलग अलग कंट्री का मिक्सचर नजर आता है मुझे। नेरेसन, व्हाट थिंक यू ऑफ द स्कॉटिश लॉर्ड हिज नेबर, और स्कॉटिश लॉर्ड उसके नेबर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? पोर्शिया, दैट ही हैथ अ नेबरली चैरिटी इन हिम, फॉर ही बोरोड अ बॉक्स ऑफ द ईयर ऑफ द इंग्लिशमैन and swore he would pay him again when he was able. I think the Frenchman became his surety and sealed under for another। यानी हुआ क्या है, अब ये समझो पहले बैकग्राउंड कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों पड़ोसी कंट्री है, दोनों बगल बगल में, तो इसीलिए उसको नेबर बोला जा रहा है, ठीक है। तो पोर्शिया क्या बोल रही है, देरसा उससे पूछी व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द स्कॉटिश लॉर्ड हिज नेबर मतलब क्योंकि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड आपस में पड़ोसी है इसीलिए उसको स्कॉटिश लैंड लॉर्ड को नेबर बोला जा रहा है। पोर्शिया बोली ही इज वेरी जेनरस एंड काइंड हार्टेड, बोली कि वो बहुत ही जेनरस है और बहुत ही काइंड हार्टेड है। ही हैड अ नेबरली चैरिटी इन हिम, फॉर ही बोरोड अ बॉक्स ऑफ द ईयर ऑफ द इंग्लिशमैन। क्यों ऐसा बोल रही है वो? बिकॉज व्हेन द इंग्लिशमैन गेव हिम अ पंच इन द ईयर, यानी इंग्लिशमैन उसको एक मुक्का लगा दिया होगा उसके कान में, तो स्कॉटिश लॉर्ड वाउड टू पे हिम बैक एज सून एज ही वाज एबल टू डू सो। और तो स्कॉटिश लॉर्ड भी कसम खाया कि हम भी तुमको छोड़ेगा नहीं, जैसे ही मौका मिला हम भी तुमको बड़ी मार मारेगा। तो ऐसा स्कॉटिश लॉर्ड उसको बोला। एंड आई थिंक, और पोशिया बोल रही है मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक कि फ्रेंच मैन जो था वो उन लोग का श्योरिटी बना इस बात का कि हाँ इंग्लैंड का जो लॉर्ड था वो स्कॉटिश लॉर्ड को मारा है और स्कॉटिश लॉर्ड बाद में इसको भी बदला लेगा। And I think French lord became the surety, guaranteeing that the Scottish lord would repay the English baron the punch that the latter had given the former। यानी जो पंच उसको मिला है वो लौटा देगा, और इसका गारंटर कौन बना है? फ्रेंच लॉर्ड। जैसे ये मजाक में पोशिया बोल रही है, समझो क्या होता है, हम लोग कभी बैंक से या कहीं से लोन लेते हैं तो एक गारंटर चाहिए होता है, जो गारंटर बनता है और बता इस बात का प्रूफ देता है कि ठीक है तुमसे जो मैंने उधार लिया है मैं पक्का सूद समेत तुमको लौटा दूंगा। तो यहाँ पर वो बोल रही है कि इंग्लिश लॉर्ड ने एक तरह से एक पंच उधार दिया है फ्रेंच इसको स्कॉटिश लॉर्ड को, और फ्रेंच लॉर्ड गारंटर बना है कि हाँ समय आने पर वो स्कॉटिश लॉर्ड जो है तुम्हारा वो पंच तुमको सूद समेत लौटा देगा। अब देखो ये जो डायलॉग है, अब इसके पीछे का इंडिकेशन समझना होगा हम लोग को, और इसको समझने के लिए हम लोग को ये जानना होगा कि शेक्सपियर का राइटिंग स्टाइल क्या था। शेक्सपियर का राइटिंग स्टाइल ये था कि उसका नेक्स्ट सीन में या नेक्स्ट आगे के प्ले में क्या होने वाला है उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंडिकेशन शेक्सपियर उसके पहले वाले सीन में दे देता था। तो यहाँ पर गारंटर का बात उठाने का लॉजिक ये है कि आने वाला फ्यूचर में जो बेसानियो लोन लेने वाला है और एंटोनियो उसका गारंटर बनने वाला है, ये चीज को शेक्सपियर एक हिंट के जरिए यहाँ पर इंडिकेट किया है कि गारंटर क्या होता है, लोन क्या होता है। इस चीज को हाईलाइट करने के लिए शेक्सपियर थोड़ा सा यहाँ पर उसका पंच दे दिया है, और इसके बारे में जो मेन सीन है वो इसके बाद आने वाला है। तो यही शेक्सपियर का राइटिंग का खासियत है। Nerissa, if he should offer to choose the right casket, Nerissa, how like you the young German, the Duke of Saxony's nephew। अब वो पूछ रही है तुम्हारे यंग जर्मन जो कि ड्यूक ऑफ सैक्सनी है उसके बारे में क्या ओपिनियन है। पोशिया,
very wildly यानी I have a very poor opinion of him. In the morning when he is not drunk, wildly का यहाँ मीनिंग दिया हुआ badly, very badly in the morning when he is sober. बोला कि जब वो मॉर्निंग में ड्रंक नहीं रहता है उस समय भी वो बहुत बुरा लगता है. एंड मोस्ट वाइल्डली इन द आफ्टरनून व्हेन ही इज ड्रंक, और जब वो ड्रंक रहता है तब तो वो इंसान ही नहीं लगता है. व्हेन ही इज बेस्ट ही इज लिटिल वर्स देन अ मैन. बोले कि जब वो अपने बेस्ट में होता है ही इज लिटिल बेटर देन अ मैन, वो देखने में थोड़ा थोड़ा इंसान भले ही लगता है. एंड व्हेन ही इज वर्स, और जब वो एकदम अपने वर्स्ट कंडीशन में होता है, एकदम पूरा पिया हुआ रहता है, तो उस समय when he is at his worst he is little better than a beast. तो उस समय वो beast से बस थोड़ा सा better लगता है, उससे ज्यादा नहीं. And the worst fall that ever fell, I hope I shall make shift to go without him. अब पोर्शिया क्या बोल रही है? Even if the worst happen, बोली कि अगर मेरा किस्मत बुरा से बुरा हुआ, दुनिया में सबसे बुरा किस्मत मेरा हुआ, तो भी मुझे लगता है कि इससे तो मेरा शादी नहीं होगा. तो नेरेसा क्या बोल रही है? इफ ही शुड ऑफर टू चूज, अगर उसने चूज करने के लिए ऑफर किया और कहीं ना कहीं वो राइट कैस्केट को चूज कर लिया बाय चांस, यू शुड रिफ्यूज टू परफॉर्म योर फादर्स विल इफ यू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिम. बोले कि अगर बाय चांस वो राइट कैस्केट चूज कर लिया और तुमको उससे शादी करना पड़ा और तुम उससे शादी करने से मना कर दी, तो कहीं ना कहीं तुम अपने फादर के विल को तोड़ दोगी. पोर्शिया, देयरफॉर फॉर फियर ऑफ द वर्स्ट आई प्रे दी. बोले कि मेरे को इसी बात का डर है, पूरा फियर ऑफ द वर्स्ट, इसीलिए आई प्रे दी, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, सेट अ डीप अ ग्लास ऑफ रेनिश वाइन ऑन अ कॉन्ट्ररी कैस्केट. तो बोल रही है नेरेसा तुम एक काम करो, एकदम बेस्ट क्वालिटी का वाइन को गलत वाला कैस्केट के ऊपर रख दो. फॉर इफ द डेविल बी विद इन एंड दैट टेम्पटेशन विदाउट, आई नो ही विल चूज इट. क्योंकि अगर मेरा किस्मत खराब करने के लिए डेविल उसके अंदर घुस भी गया और उसको राइट कैस्केट की तरफ ले जा भी रहा भी होगा, तो भी बाहर में वो जो दारू का बोतल रखा हुआ है रेनिश वाइन का, वो उसको अट्रैक्ट करके रॉन्ग कैस्केट पे ले जाएगा. तो मैं इस तरह से अपने आप को बचा लूंगी. आई नो ही विल चूज इट, आई विल डू एनीथिंग नेरेसा, आई विल बी मैरिड टू अ स्पॉन्ज. बोले कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ पर इस तरह का ड्रंकर्ड से शादी नहीं कर सकती. Nerissa, you need not fear, lady, the having any of these lords. Nerissa उसको फिर खुशखबरी देती है कि आपके लिए खुशखबरी है कि आपको इनमें से किसी भी लॉर्ड से शादी करना नहीं पड़ेगा. They have acquainted me, यानी उन लोगों ने मुझे बताया है, that with their determination, कि उन लोगों ने क्या डिसीजन लिया, which is indeed to return to their home and to trouble you with no more suit, unless you may be won by some other sort than your father's imposition depending on the caskets. अब उसके पापा ने कैस्केट चूज करने वालों को फ्री एंट्री नहीं दिया है, कुछ कंडीशंस रखा है कि अगर कैस्केट राइट चूज होगा तब तो उनका शादी पोर्शिया से होगा, पर अगर रॉन्ग चूज होगा तो उसका भी कुछ कंडीशंस है. और जब उन लोगों ने ये कंडीशंस सुना तो उन लोगों ने डिसीजन बनाया कि नहीं, हम लोग इस कंडीशन पे पोर्शिया से शादी करने के लिए तैयार नहीं है, और अगर पोर्शिया से शादी करने का और कोई दूसरा सिस्टम हो तो बताएं, वरना वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी आर गोइंग बैक होम. पोर्शिया, इफ आई लिव टू बी एज ओल्ड एज सिबला. सिबला का यहाँ पर है, सिबला वॉज अ वेरी ओल्ड प्रोफेटेस. कोई उन लोग के माइथोलॉजी में कोई बहुत ओल्ड प्रोफेटेस होगी जिसका शादी नहीं हुआ था. तो पोर्शिया बोल रही है अगर मैं इतनी ज़्यादा एजेड भी हो जाऊं, आई विल डाई एज चेस्ट एज डायना, तो भी मैं अपना प्योरिटी मेंटेन करके और गॉडेस ऑफ मून यानी डायना के तरह अपना प्योरिटी मेंटेन करके मरूंगी. मैं अपने फादर का विल कभी नहीं तोड़ूंगी. अनलेस आई बी obtained by the manner of my father's will, I am glad this parcel of wooers are so reasonable, for there is not one among them but I dote on this very absence.
आई प्रे गॉड ग्रांट देम फेयर डिपार्चर। अब जिस तरह से वो लोग बोला कि हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है पोर्शिया से शादी करने में, तो पोर्शिया के ईगो को थोड़ा हर्ट हो गया और पोर्शिया बोली उसके जवाब में कि मुझे भी तुम लोगों से शादी करने में ऐसे लोगों से इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे अपने फादर के विल, अपने फादर के बनाए हुए सिस्टम पर पूरा भरोसा है, और इसीलिए अगर मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी जो मेरे फादर के बनाए हुए सिस्टम से मुझसे उसे जीतेगा। अदरवाइज मैं बूढ़ी हो जाऊंगी पर अपने फादर के विल को कभी नहीं तोड़ूंगी। आई एम प्लीज टू लर्न, और मुझे इस बात का खुशी है कि इस तरह के सूटर्स लोगों ने अच्छा डिसीजन लिया और मुझसे शादी करने से मना कर दिया, क्योंकि इन लोगों में एक भी जन ऐसा नहीं था जिससे शादी करके मुझे खुशी होता। आई एम हैप्पी एट देयर एब्सेंस, आई प्रे टू गॉड दैट दे मे फॉलो देम टू लीव दिस प्लेस विदाउट एनी डिफिकल्टी। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो लोग अच्छे से अपने घर पहुंच जाए और दोबारा यहाँ लौट के कभी ना आए। नरेशन, डू यू रिमेंबर लेडी इन योर फादर्स टाइम a Venetorian का यह मीनिंग दिया है, a person from Venice, a scholar and a soldier that came hither in a company of Marquis of Montferrat। तो नेसा बोल रही है कि आपको याद है कि जब आपके पापा जीवित थे तो मार्किस ऑफ माउंटफेरेट के साथ एक यंग स्कॉलर, एक यंग सोल्जर जैसा देखने वाला स्मार्ट सा इंसान उसके साथ आया करता था, जो कि वेनिस में रहा करता था। पोर्शिया, yes, it was Bassanio as I think so was he called। बोली हाँ हाँ मुझे याद है उसका नाम बेसानियो था। नरेसा, true madam, he of all the men that my foolish eyes looked upon was the best deserving of fair lady। तो बोल रही है मैंने आज तक इतने सारे लोगों को देखा है मैडम, मेरे आंखों ने जितने भी लोगों को देखा उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई डिजर्विंग था जिससे आपका शादी होना चाहिए तो मुझे वो बेसानियो लगा। पोर्शिया, आई रिमेंबर हिम वेल एंड आई रिमेंबर हिम वर्दी ऑफ द प्रेज। हाउ नाउ व्हाट न्यूज़। और पोर्शिया बोल रही मैं भी उसे अच्छा से याद रखी हूँ और तुमने जो तारीफ किया, ही इज़ वर्दी ऑफ दैट प्रेज। मतलब पोर्शिया भी इस बात को मान रही है कि पोर्शिया को लगता है कि बेसानियो इज़ द राइट पर्सन फॉर हिम। तो कहीं ना कहीं पोर्शिया के मन में भी ये बात है कि वो बेसानियो से शादी करना चाहती है। फिर पूछती है व्हाट इज नाउ, व्हाट इज द न्यूज़। अब सर्वेंट आया, इंटर सर्वेंट। द 4 strangers seek for you मैडम टू टेक देयर लीव। तो बोले कि वो जो 4 स्ट्रेंजर्स लोग थे वो लोग आपका परमिशन चाहते हैं यहाँ से जाने के लिए। एंड देयर इज अ फोररनर, देयर इज अ फोररनर मतलब एक आदमी, एक मैसेंजर आया है। फोररनर का मतलब मैसेंजर। कम फ्रॉम द 5th, यानी 4 लोग जाना चाहते हैं इसलिए आपका परमिशन ले रहे हैं, और 5वां का एक मैसेंजर आया है जो कि इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए आना चाहता है। द प्रिंस ऑफ मोरक्को हु ब्रिंग्स वर्ड द प्रिंस हिज मास्टर विल बी हियर टुनाइट। और वो ये मैसेज लेके आया है कि उसका मास्टर प्रिंस आज रात तक यहाँ पहुंच जाएगा। एंड दैट प्रिंस इज द प्रिंस ऑफ मोरक्को। पोर्शिया, इफ आई कुड bid the 5th welcome with so good a heart as I can bid the other farewell, I should be glad of his approach। पोर्शिया बोलिए जितना खुशी से मैं पहले 4 लोगों को टाटा बाय बाय बोल रही हूँ, काश उसी खुशी से मैं 5वें को वेलकम कर पाती, बट ऐसा है नहीं। आई एम नॉट ग्लैड ऑफ हिज अप्रोच। इफ ही हैव अ कंडीशन ऑफ अ सेंट and the complexion of a devil, I had rather he should shrive me than wife me। अब देखो पोर्शिया यहाँ बोल रही है क्योंकि प्रिंस ऑफ मोरक्को, पहले समझो कि मोरक्को क्या है। मोरक्को एक ऐसा कंट्री है जो कि इक्वेटर के बहुत करीब है। अब इक्वेटर में सन का रेस जो पड़ता है वो बहुत डायरेक्ट पड़ता है, और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ही डार्क कम्प्लेक्शन वाले होते हैं, और पोर्शिया को ये बात पता है। इसलिए जैसे ही पोर्शिया नाम सुनी मोरक्को, तो वो क्या बोल रही है कि अगर उसका कैरेक्टर या नेचर एक सेंट वाला होता और उसका कम्प्लेक्शन एक डेविल के जैसा डार्क कम्प्लेक्शन होता, आई वुड रादर, तो मैं उसके सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करती कि तुम मेरे को वाइफ बनाने से अच्छा मेरा बैप्टिज्म कर दो, यानी तुम प्रीस्ट और सेंट बन जाओ और मुझे इस जीवन से मुक्ति दिला दो, मुझसे शादी मत करो। एंड देन वाइफ मी,
Come, Nerissa. Sirrah go before, while he shut the gate upon the wooer, another knocks the door. तो बोल रही come with me, Nerissa. Fellow addressing the servant, go in front of us. While we say goodbye to a suitor, another knocks the door. अब पोर्शिया बोल रही है हम लोग इतने थक चुके हैं कि एक जन को गुड बाय बोलते नहीं है कि दूसरा जन नॉक करने आ जाता है हम लोग के यहाँ पे. So this was all about Act 1, Scene 2.